अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स, और उसके अंदर आज हम एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल वेव्स की बजाय अगर ग्रुप ऑफ वेव्स या मोर देन वन वेव्स एक ही जगह पे एक साथ मौजूद होती हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती हैं। तो चलें इनको सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने वेव से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो वेव्स की इंडिविजुअल नेचर को डिस्कस कर रही थी। यानी हमारे पास अगर एक ही वेव मौजूद है और वो एक वेव जब ट्रैवल करती है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट फेज़ पे जा रहे हैं वेव्स को स्टडी करने के, कि अगर आपके पास एक वेव अपनी इंडिविजुअल एंटिटी में इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ मौजूद ना हो, बल्कि साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे एक वेव की बजाय एक से ज़्यादा वेव्स मौजूद हों, तो फिर उनका बिहेवियर किस तरह से होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये वेव्स के लिए ख़ास है। स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो वर्ड है सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पे भी दो चीज़ें साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही हों तो हम उन्हें कहते हैं कि वो सुपर इम्पोज कर रही हैं। यानी एक के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का मौजूद होना ये उनका सुपर इम्पोज होना कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, यानी अगर एक ही जगह पे साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा वेव्स मौजूद हों तो वो किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी मीडियम को या वेव की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको स्टेट करें तो हम कहते हैं इफ़ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, कोई भी एक मीडियम है और उसके हम एक पार्टिकल की बात करें, इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ वेव्स। यानी एक मीडियम का एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पे एक से ज़्यादा वेव्स एक्ट कर रही हैं एक ही वक्त में इकट्ठे, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो उन सारी वेव्स के मिल जाने से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है, ऑफ द पार्टिकल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। यानी अगर हम एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो मिलने वाली सारी वेव्स की डिस्प्लेसमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। इसको स्टूडेंट समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेव मौजूद है। उस वेव को मैं यहाँ पे आपके सामने बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये एक वेव है जो यहाँ पे इस शक्ल में मौजूद है। इसको हम लोग वेव नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और वेव भी मौजूद थी जो मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, एक और वेव। अब स्टूडेंट्स, इस वेव को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से मौजूद थी। इसे हम लोग वेव नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मेन पोजीशन से हम इनकी डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इस वेव की जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, इसे हम लोग नाम दे देते हैं y1 का। और स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाली वेव हमें नज़र आ रही है इसकी जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है हम इसे नाम दे देते हैं y2 का। तो ये दोनों वेव्स अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से हो कि ये दोनों वेव्स इकट्ठी किसी जगह पे आ जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये लाइन एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के ऊपर एक वेव लेफ्ट हैंड साइड से एंटर हो जाए और एक वेव राइट हैंड साइड से एंटर हो जाए और दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दें, तो फिर क्या होगा। तो अगर सुपर इम्पोज होती हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, जो वेव नंबर 1 थी मैं उसको यहाँ पे दोबारा से आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ।
और स्टूडेंट्स जो वेव नंबर 2 थी मैं उसको भी यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इन दोनों वेव्स के जो क्रस्ट हैं और इन दोनों वेव्स के जो ट्रफ हैं वो एक ही जगह पे मौजूद थे। तो ये इस फिगर के अंदर आपको ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज होती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर मौजूद नज़र आ रही हैं। तो अब इसकी सुपर इम्पोज होने से होगा क्या? अब ये जो दो अलग अलग वेव्स थी, ये दोनों अलग अलग वेव्स मिल जाएंगी और इनकी एक रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। यानी इन दोनों वेव्स ने मिलना है और मिलने के बाद एक नई वेव बना देनी है जो इन दोनों वेव्स की रिजल्टेंट वेव कहलाती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो किस तरह की बनेगी? तो स्टूडेंट्स उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। किस तरह से? स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक वेव का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है और दूसरी वेव का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो y2 था। तो हमारे पास इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई जो हमें थर्ड फिगर में नज़र आ रही है और फिर स्टूडेंट्स इन दोनों का एक रिजल्टेंट बन जाता है जो मैं आपको फोर्थ फिगर में दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट बनता है ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा और फिर स्टूडेंट्स इस रिजल्टेंट के अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को y का नाम दे देता हूँ तो स्टूडेंट्स देखिएगा वेव 1 का जो डिस्प्लेसमेंट था वो y1 था और वेव 2 का जो डिस्प्लेसमेंट था वो y2 था। अब जो रिजल्टेंट बनी है इसका जो डिस्प्लेसमेंट y है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होगा, यानी वो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा देखिएगा। If a particle of medium is simultaneously acted upon by a number of waves। अब अगर हम इस मीडियम के पार्टिकल की बात करें, लेट्स सपोज इस पार्टिकल की बात करते हैं। अब इस पार्टिकल में अगर हम इस वेव में देखें यहाँ पे मौजूद है, इस वेव में देखें यहाँ पे मौजूद है, अगर ये दोनों वेव्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं तो क्या होता है? Acted upon by a number of waves, then the resultant displacement of the particle is the algebraic sum of their individual displacement। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो दोनों इंडिविजुअल वेव्स के अलजेब्रिक सम के बराबर आ रही है, दोनों को ऐड करके मिल रही है। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है, यानी इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ गया है, हमारी जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट वेव 1 से भी ज्यादा है और उसका डिस्प्लेसमेंट वेव 2 से भी ज्यादा है और हमारी रिजल्टेंट वेव जो है वो पहले से या इंडिविजुअल वेव से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली शो हो रही है क्योंकि वो अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये तो एक केस था। अब इस केस में अगर आप गौर से देखें तो दोनों वेव्स, हमें पता है कि मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा जो वेव का होता है हम उसे क्रेस्ट का नाम देते हैं और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ का नाम देते हैं। अब वेव 1 और वेव 2 जब ओवरलैप कर रहे थे तो दोनों वेव्स के क्रेस्ट के ऊपर आ रहे थे और दोनों वेव्स के ट्रफ के ऊपर आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर दो वेव्स इस तरह से ओवरलैप कर रही हों, इस तरह से सुपर इम्पोज कर रही हों कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे आ रहा हो, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आ रहा हो, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये केस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फर्दर समझने के लिए इसी को एक और अंदाज में भी देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव थी और वो वेव कुछ इस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी। स्टूडेंट्स इस वेव को मैं वेव नंबर 1 का नाम दे देता हूँ दोबारा से, और स्टूडेंट्स हमारे पास एक और वेव भी मौजूद थी। अब जो दूसरी वेव है स्टूडेंट्स अगर उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मैं कुछ इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेव नंबर 2 हमें नजर आ रही है। अगर स्टूडेंट्स मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वेव नंबर 1 के, तो ये इस वेव नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे y1। और इसी तरह से जो दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स इसे मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे y2 का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें क्या ये y1 और y2 दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एक ही डायरेक्शन में? ऐसा नहीं है। जो y1 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और y2 जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स अगर इन डिस्प्लेसमेंट्स को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना होगा तो फिर मुझे इनमें से किसी एक के साथ
नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हमें वो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में अगर ये दोनों वेव्स दोबारा से ओवरलैप करती हैं तो थर्ड फिगर में मैं इनकी ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से ये एक वेव हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ दूसरी वेव भी इसी जगह पे आ जाती है, यानी ये दोनों वेव्स ओवरलैप कर जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है इन दोनों की ओवरलैपिंग। अब स्टूडेंट्स, क्या होगा, जो इनकी रिजल्टेंट वेव बनने वाली है वो फिर से इन दोनों की एम्पलीट्यूड्स के सम के इक्वल आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस केस में हम लोग इनका सम करें तो एक तो पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट वेव अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि y1 या y2 अगर इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएं तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो जीरो आंसर आने का मतलब ये है कि हमारी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ही नहीं और हमारी रिजल्टेंट वेव बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होगी। यानी जब ये दोनों वेव्स मिली हैं तो इन दोनों वेव्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया और उस कैंसल आउट होने की वजह से हमारे पास रिजल्टेंट वेव जो है वो एक फ्लैट लाइन की शक्ल में नजर आ रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू ज्यादा हुई, फॉर एग्जांपल अगर y1 जो है वो y2 से ज्यादा होता, तो फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव बननी थी जो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही होती, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड होना था वो y1 से कम होना था, वो y2 से भी कम होना था। यानी पता हमें क्या चला कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए जो हमने पहली शेप में देखी कि हमारे क्रस्ट के ऊपर आ रहा हो, ट्रफ के ऊपर आ रहा हो, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा हो कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर आ रहा हो, तो फिर वो दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करती हैं, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है और एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर क्रस्ट पे आएगा, ट्रफ पे आएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर क्रस्ट ट्रफ पे आ गया, ट्रफ क्रस्ट पे आ गया, तो फिर हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये तो थे बेसिक कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या। अब इसके कुछ केसेस हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई करके हम किन किन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, ये हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ केसेस, इनको हमने इन डिटेल नेक्स्ट आर्टिकल्स में सीखना है। अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो पहली चीज हमने सीखनी है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है? स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो वेव्स हों और वो दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी वाली हों और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और वो सुपर इम्पोज करें, तो जो फिनोमिना हमारे पास आता है हम उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, और फिर तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, इन दोनों को सुपर इम्पोज करना चाहिए। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन सुपर इम्पोज दे इंटरफेयर, हमारे पास जो फिनोमिना आता है हम उसे इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और फिनोमिना भी है जिसे हम लोग नाम देते हैं बीट्स का। बीट्स। अब स्टूडेंट्स, बीट्स क्या होती हैं? अगर हमारे पास दो वेव्स हों और उन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हों, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और
वो दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर। और तीसरी चीज वही कि सुपर इम्पोज करें, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई वेव्स अगर सुपर इम्पोज करें तो वो जो फिनोमिना हम लोगों को ऑब्जर्व होता है हम उसे बीट्स का नाम देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास जो चीज है वो है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, अब स्टेशनरी वेव्स इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? अगर आपके पास दो वेव्स हों और उन दो वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन वो दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और वो सुपर इम्पोज करें, तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी वो स्टेशनरी वेव कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स हमें याद रखना है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन इंटरफेरेंस, सेम स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन बीट्स, और फिर आखिर में सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। नेक्स्ट हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमने इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से स्टडी करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमने देखा कि जब वेव्स मिलती हैं तो कितनी डिफरेंट तरह के फिनोमिनाज हो सकते हैं, बीट्स बन सकती हैं, इंटरफेरेंस हो सकती है, स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से वेव्स इंटरफेयर करती हैं, किस तरह से बीट्स बनाती हैं, किस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।